दोस्तों, क्लाइमैक्स टेल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसे घने और अंधेरे जंगल की तरफ जहां पेड़ों की जड़ों में इंसानी राज दफन है। ये कहानी है रोमानिया के होया बाचू जंगल की, जिसे दुनिया का सबसे रहस्यमयी और डरावना जंगल माना जाता है। यहाँ के पेड़ सीधे नहीं उगते, बल्कि मुड़े हुए और अजीब शक्ल के होते हैं, जैसे कोई उन्हें दर्द में मरोड़ रहा हो। लोग कहते हैं कि जो इस जंगल के बीचों बीच बने उस गोल घेरे में कदम रखता है, वो कभी वापस नहीं आता। रोहन एक निडर ट्रेकर और एडवेंचरर था। उसने दुनिया के कई खतरनाक पहाड़ों को फतह किया था, लेकिन इस जंगल के बारे में सुनकर उसने इसे अपनी अगली मंजिल बना लिया। रोहन अपने साथ एक गोप्रो कैमरा और कुछ जरूरी सामान लेकर जंगल में दाखिल हुआ। जैसे ही रोहन जंगल के अंदर पहुंचा, उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। जंगल के बाहर जो पक्षियों की चहचहाहट थी, वो अंदर जाते ही गायब हो गई। वहां सिर्फ एक भारी और सन्नाटे वाली खामोशी थी। रोहन ने अपना कैमरा ऑन किया और बोलना शुरू किया। दोस्तों, मैं जंगल के अंदर करीब 2 किलोमीटर आ चुका हूँ। यहाँ के पेड़ वाकई बहुत डरावने हैं। तभी रोहन की नज़र एक पेड़ पर पड़ी। उस पर किसी ने ताज़ा खून से एक निशान बनाया था। रोहन को लगा कि शायद यह किसी शिकारी का काम होगा। वो आगे बढ़ा, लेकिन कुछ ही देर बाद वो फिर उसी पेड़ के पास आ गया। रोहन थोड़ा परेशान हुआ। उसने सोचा कि शायद वो रास्ता भटक गया है। उसने अपने कंपास को देखा, लेकिन कंपास की सुई पागलों की तरह चारों तरफ घूम रही थी। धुंध धीरे धीरे गहरी होने लगी थी। रोहन ने अपनी टॉर्च जलाई। तभी उसे झाड़ियों के पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई, एक छोटी बच्ची की हंसी। रोहन ने टॉर्च उस तरफ घुमाई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया। अचानक रोहन को महसूस हुआ कि जमीन उसके पैरों के नीचे से कांप रही है। उसने देखा कि पेड़ों की मुड़ी हुई टहनियां धीरे धीरे नीचे की ओर झुक रही थी, जैसे उसे पकड़ने की कोशिश कर रही हों। रोहन भागने लगा, लेकिन वो जिस तरफ भी जाता, पेड़ उसके सामने आ जाते। भागते भागते रोहन अचानक एक ऐसी जगह पहुंचा जहां कोई पेड़ नहीं था। वो वही गोल घेरा था जिसके बारे में उसने सुना था। उस घेरे के बीच में एक पुरानी लकड़ी की गुड़िया पड़ी थी, जिसकी आंखें बिल्कुल असली लग रही थीं। रोहन जैसे ही उस गुड़िया के पास पहुंचा, जंगल की खामोशी एक भयानक चीख में बदल गई। हजारों आवाजें एक साथ चिल्लाने लगीं। रोहन ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें उसके दिमाग के अंदर से आ रही थीं। उसने अपने कैमरे की स्क्रीन पर देखा। वहां उसके पीछे एक नहीं, बल्कि अनगिनत धुंधले साए खड़े थे, जिनके हाथ लंबे थे और चेहरे गायब थे। तभी उस गुड़िया ने अपनी गर्दन धीरे से घुमाई और रोहन की तरफ देखा। उसकी आवाज बिल्कुल रोहन की माँ जैसी थी। रोहन, तुम घर वापस क्यों नहीं आए? रोहन उस गोल घेरे के बीचों बीच खड़ा था और उसके कान उस गुड़िया की आवाज सुनकर सुन्न पड़ गए थे। वो आवाज उसकी माँ की थी, लेकिन उसमें एक ऐसी ठंडक थी जिसने रोहन की रूह कंपा दी। रोहन ने लड़खड़ाते हुए पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसके पैर जमीन से चिपक गए हैं। उसने नीचे देखा तो उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उन मुड़े हुए पेड़ों की जड़ें सांपों की तरह रेंगते हुए घेरे के अंदर आ गई थीं और रोहन के जूतों को जकड़ लिया था। यह सब सच नहीं है, ये सिर्फ मेरा वहम है, रोहन खुद को यकीन दिलाने के लिए चिल्लाया। उसने म्यान से अपना ट्रेकिंग चाकू निकाला और उन जड़ों पर वार करने लगा। जैसे ही चाकू जड़ में धंसा, वहां से लकड़ी का रस नहीं, बल्कि गाढ़ा लाल खून निकलने लगा। जंगल से एक ऐसी दर्दनाक आह निकली जैसे उसने किसी जिंदा इंसान को काट दिया हो। अचानक वो गुड़िया हवा में ऊपर उठी। उसकी रुई जैसी आंखों से काला धुआं निकलने लगा। उस धुएं ने धीरे धीरे एक इंसानी शक्ल ले ली। वो एक लंबा, बिना चेहरे वाला साया था, जिसके हाथ पेड़ों की टहनियों की तरह लंबे थे। उसने अपना हाथ रोहन की छाती की तरफ बढ़ाया। रोहन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर अपना पैर उन जड़ों से आजाद किया और जंगल के उस हिस्से की तरफ भागा जहां धुंध सबसे गहरी थी। वह गिरता पड़ता भाग रहा था। तभी उसे सामने एक पुरानी, जर्जर लकड़ी की झोपड़ी दिखाई दी। बिना कुछ सोचे वो उसके अंदर घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। झोपड़ी के अंदर एक अजीब सी महक थी, पुरानी किताबों और सूखी हुई जड़ी बूटियों की। वहां एक मेज पर एक डायरी खुली पड़ी थी। रोहन ने अपनी टॉर्च की रोशनी उस पर डाली। डायरी के पन्नों पर पागलों की तरह कुछ लिखा गया था। वे आवाजें चुरा लेते हैं, वे आपकी यादों का इस्तेमाल करके आपको करीब बुलाते हैं। गोल घेरा कोई दरवाजा नहीं है, वो एक पेट है। जंगल भूखा है। तभी झोपड़ी की दीवार पर किसी ने बाहर से खुरचा, खर खर। रोहन ने सांस रोक ली। बाहर से फिर वही आवाज आई, लेकिन इस बार वो रोहन की अपनी आवाज थी। रोहन, दरवाजा खोलो, मैं बाहर फंस गया हूं, वो साया मुझे मार डालेगा। रोहन दंग रह गया। बाहर खड़ा कोई जीव उसकी अपनी आवाज में बात कर रहा था। उसने दरवाजे की दरार से बाहर झांका। वहां कोई इंसान नहीं था, बल्कि वही लंबा साया खड़ा था,
जो रोहन की आवाज की नकल कर रहा था। अचानक झोपड़ी की छत चरमराने लगी। रोहन ने ऊपर देखा तो उसके होश उड़ गए। छत के बीच से वही पुरानी गुड़िया नीचे लटक रही थी। उसने अपनी फटी हुई मुस्कान के साथ कहा, रोहन, तुम यहाँ अकेले नहीं हो। तुम्हारे जैसे बहुत से लोग इस झोपड़ी की दीवारों के अंदर दफन हैं। रोहन ने देखा कि झोपड़ी की दीवारें हिल रही थीं। लकड़ी के तख्तों के बीच से इंसानी उंगलियां बाहर निकल रही थीं। वे उन लोगों के अवशेष थे जो पहले यहाँ आए थे और इस शापित जंगल का हिस्सा बन गए थे। झोपड़ी की दीवारें अब जिंदा हो चुकी थीं। लकड़ी के तख्तों के बीच से निकलती वे पीली उंगलियां रोहन के कपड़ों को पकड़ने लगी थीं। ऊपर लटकती वो गुड़िया अपनी गर्दन को पूरा गोल घुमाकर रोहन को देख रही थी और बाहर खड़ा वो साया रोहन की ही आवाज में उसे बाहर बुला रहा था। रोहन समझ गया कि ये झोपड़ी उसे सुरक्षा देने के लिए नहीं, बल्कि उसे एक जगह फंसाने के लिए बनाई गई है। उसने अपनी टॉर्च को झोपड़ी के कोने में फेंका, जिससे सायों का ध्यान भटक गया और उसने पूरी ताकत से झोपड़ी के पिछले हिस्से की एक कमजोर खिड़की पर लात मारी। लकड़ी सड़ चुकी थी, इसलिए वो एक झटके में टूट गई और रोहन बाहर जंगल में गिर पड़ा। बाहर निकलते ही उसे एहसास हुआ कि जंगल अब पूरी तरह बदल चुका था। पेड़ अब अपनी जगह पर नहीं थे, वे चल रहे थे। उनकी जड़ों के घिसटने की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। रोहन को डायरी की वह बात याद आई, वे आवाजें चुरा लेते हैं। तभी उसे दूर एक रोशनी दिखाई दी। वो रोशनी उस गोल घेरे की तरफ से आ रही थी। रोहन को लगा कि शायद वही बाहर निकलने का रास्ता है। वो पागलों की तरह उस रोशनी की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो घेरे के करीब पहुंचा, रोशनी तेज हो गई और उसे वहां दर्जनों लोग खड़े दिखाई दिए। वे सब रोहन की तरह ही ट्रेकर लग रहे थे, लेकिन उनके शरीर पारदर्शी थे। उन रूहों के बीच में एक औरत खड़ी थी जिसने रोहन की मां जैसे कपड़े पहने थे। वह रोहन की तरफ हाथ फैलाकर बोली, यहाँ आओ बेटा, यहाँ कोई दर्द नहीं है, यहाँ सिर्फ सुकून है। रोहन उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था, लेकिन तभी उसकी नज़र उन रूहों के पैरों पर पड़ी। उनके पैर जमीन में धंसे हुए थे और वे धीरे धीरे लकड़ी में बदल रहे थे। वे रूहें असल में उन मुड़े हुए पेड़ों का हिस्सा बन रही थीं। ये जंगल इंसानों को मारकर उन्हें पेड़ों में तब्दील कर देता था। रोहन रुका और चिल्लाया, तुम मेरी माँ नहीं हो। उस औरत का चेहरा अचानक फटने लगा और उसमें से वही लंबा बिना चेहरे वाला साया बाहर निकला। उसने एक भयानक चीख मारी जो किसी इंसानी गले से नहीं निकल सकती थी। तभी जंगल के सारे मुड़े हुए पेड़ रोहन की तरफ झुकने लगे। उनकी टहनियां चाबुक की तरह रोहन के शरीर पर वार करने लगी। रोहन ने देखा कि उसके हाथ की खाल धीरे धीरे सख्त हो रही थी और उसका रंग लकड़ी जैसा भूरा होने लगा था। जंगल उसे निगलना शुरू कर चुका था। रोहन ने अपनी जेब में हाथ डाला। उसे वही पुरानी डायरी का एक फटा हुआ पन्ना मिला जो उसने झोपड़ी से उठाया था। उस पन्ने के पीछे एक मंत्र जैसा कुछ लिखा था और उसके नीचे एक चेतावनी थी, जंगल को उसकी अपनी आवाज वापस दे दो, तभी वो तुम्हें छोड़ेगा। रोहन को समझ नहीं आया कि जंगल की आवाज क्या है। तभी उसने उन पेड़ों को ध्यान से सुना। वे पेड़ हवा से नहीं हिल रहे थे, वे सिसक रहे थे। हजारों रूहें उन पेड़ों के अंदर कैद होकर रो रही थीं। रोहन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी पूरी ताकत लगाकर एक ऐसी आवाज निकाली जो उसने बचपन में सुनी थी, एक रूहानी सुकून वाली लोरी। जैसे ही रोहन ने गाना शुरू किया, जंगल का शोर थम गया। वे लंबे साये अपनी जगह पर रुक गए और पेड़ों की जकड़ ढीली होने लगी। लेकिन तभी उस गोल घेरे के बीच की जमीन फटने लगी और उसमें से एक विशाल जड़ निकली जो किसी अजगर जैसी थी। वो जड़ सीधे रोहन के गले की तरफ बढ़ी। वो विशाल जड़ रोहन के गले के बिल्कुल करीब थी, लेकिन रोहन ने गाना बंद नहीं किया। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उस लोरी के सुरों में एक ऐसी शक्ति थी जो इस जंगल ने सदियों से नहीं महसूस की थी। जैसे जैसे रोहन के गले से वो लोरी निकल रही थी, वो विशाल जड़ हवा में ही थम गई। रोहन ने देखा कि जिन पेड़ों की जड़ें उसे जकड़ रही थीं, वे धीरे धीरे ढीली होकर जमीन के अंदर वापस जाने लगीं। उन मुड़े हुए पेड़ों के तनों से इंसानी चेहरों की आकृतियां उभरने लगीं, जो अब डरावनी नहीं बल्कि शांत लग रही थीं। वे रूहें जो लकड़ी में कैद थीं, धीरे धीरे धुएं की तरह ऊपर उठने लगीं और आसमान में विलीन होने लगीं। वो बिना चेहरे वाला लंबा साया धीरे धीरे छोटा होने लगा। उसकी डरावनी शक्ल पिघलने लगी और वो वापस उसी पुरानी लकड़ी की गुड़िया में सिमट गया। गुड़िया जमीन पर गिर पड़ी और देखते ही देखते मिट्टी में मिल गई। अचानक पूरे जंगल में एक तेज रोशनी फैली। वो गोल घेरा जो अब तक एक मौत का जाल था, अब सफेद चमक से भर गया। रोहन को महसूस हुआ कि उसके हाथों पर जमी वो लकड़ी जैसी सख्त खाल वापस सामान्य हो रही है। जंगल की वो भारी और बोझिल खामोशी अब एक सुकून भरी शांति में बदल गई थी। रोहन ने अपनी आंखें खोलीं। वो अब भी उसी घेरे में खड़ा था, लेकिन अब न वहां धुंध थी और न ही वे डरावने साए। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर नीचे आ रही थीं
उसे समझ आया कि इस जंगल को किसी बलि की नहीं बल्कि उस आज़ादी की ज़रूरत थी जो एक पवित्र आवाज़ से मिली। रोहन लड़खड़ाते हुए जंगल के बाहर की तरफ बढ़ने लगा। इस बार पेड़ों ने उसे रास्ता नहीं रोका, बल्कि ऐसा लगा जैसे वे उसे विदा कर रहे हों। जैसे ही वो जंगल की सीमा से बाहर निकला, उसने पीछे मुड़कर देखा। होया बाचू जंगल अब एक साधारण जंगल लग रहा था, लेकिन रोहन जानता था कि उसने वहां क्या अनुभव किया है। उसने अपना गोप्रो कैमरा निकाला। उसे उम्मीद थी कि सारा मंजर रिकॉर्ड हो गया होगा, लेकिन जब उसने फुटेज प्ले की तो उसके होश उड़ गए। कैमरे में रोहन पूरे समय अकेला नहीं था। वीडियो में साफ दिख रहा था कि जब रोहन भाग रहा था तो उसके पीछे हजारों पारदर्शी हाथ उसे सहारा दे रहे थे, और उस गोल घेरे में उसके बगल में एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। वो उसकी माँ ही थी, जो उसे बचाने के लिए वहां मौजूद थी। रोहन ने गहरी सांस ली और अपना कैमरा बंद कर दिया। उसने फैसला किया कि वो ये वीडियो कभी किसी को नहीं दिखाएगा। कुछ राज दफन ही अच्छे होते हैं। दोस्तों, शापित जंगल, चीखती खामोशी की यह कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप भी मानते हैं कि कुछ जगहों पर हमारे अपनों की रूहें हमें बचाने के लिए मौजूद होती हैं? अगर इस एंडिंग ने आपको सुकून और डर दोनों का एहसास कराया है तो इस कहानी को लाइक करें और कमेंट में फ्रीडम लिखें। ऐसी ही अनसुनी और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियों के लिए क्लाइमैक्स टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार हम लौटेंगे एक नई रहस्यमयी जगह के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें।